बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। फरवरी की 2 तारीख पाकिस्तान में जुमे की सुबह आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तजिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले आपके सामने जो खबर रखनी है वो है इद्दत में निकाह की खबर। लग रहा है कि उसमें भी आज या कल में सजा दे दी जाएगी, क्योंकि खावर मानिका ने गलाजत बेशर्मी की तमाम हदें जो है वो क्रॉस कर दी। बाद में बुशरा बीबी से माफिया मांगते रहे। तमाम अहवाल आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपके सामने रखनी है कि 2 और लफाफे पकड़े गए हैं। जी हां, सरकारी हाजन साहबा लोकली उनका झूठ पकड़ा गया है और उनकी लोकली दुर्गत बनी है, और एक और लफाफा है जो इंटरनेशनली झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं और अवाम ने उनकी इंटरनेशनली दुर्गत बनाई है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तीसरी खबर आपके सामने रखेंगे कि नवाज शरीफ केपीके के अंदर माफिया मांगते फिर रहे हैं और पंजाब में बाजी फरदौस आशिक अवान के साथ हादसा हो गया है। और फिर आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक उभरती हुई लीडर के साथ मिलवाएंगे। तगड़ी लीडर, उभरती हुई लीडर सामने आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनसे आज आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरा वही पैगाम कि पाकिस्तान तब बदलेगा जब आप बदलेंगे। और अगर आपको लगता है कि हम सच फैला रहे हैं, सच बात कर रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लौंडे लपाड़ों और लफाफों की दुनिया में हमारी आवाज मजबूत हो सके और दूर तक जा सके। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको एक खुशखबरी देनी है, और वो खुशखबरी ये है कि आज से हम दोबारा अपना पंजाबी वीलॉग शुरू कर रहे हैं। पंजाबी वीलॉग के हमारे चैनल पर हमारी आवाज बंद करवाई गई थी, हमने भरपूर लड़ाई लड़ी और अब दोबारा हम उसी चैनल से आपके साथ हम कलाम हो सकेंगे। तो आज से आप दोबारा पंजाबी वीलॉग देखेंगे, जिसमें हम गांव में रहने वाले लोगों के लिए उनकी अपनी जुबान में सादा तरीके से कॉम्प्लेक्स खबरों को, मुश्किल खबरों को उनके सामने आसान बनाकर पेश करेंगे ताकि उनको पता चल सके कि उनके साथ बड़े लेवल पर गेम हो क्या रही है। इसी वजह से हमारा पंजाबी वीलॉग बंद करवाया गया था। भरपूर लड़ाई लड़ी है हमने और आज से वापस उसी चैनल पर हम आपके सामने पेश होंगे। और आज का जो वीलॉग है, उसका पंजाबी वीलॉग है, उसका इस वीलॉग के आखिर पर लिंक भी आपसे शेयर करेंगे। अब आते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आज इद्दत में निकाह के केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई। इमरान खान साहब क्योंकि अडयाला जेल के अंदर ही मौजूद हैं, उन्हें अडयाला जेल के अंदर से ही अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी को बनी गाला के घर को इस टाइम सब जेल करार देकर वहां रखा गया है। उन्हें वहां से लाकर अडयाला जेल में इस अदालत में पेश किया गया। 12 घंटे लंबी समाअत हुई। जी हां, 4 वक्फे लिए गए। आप भी हैरान होंगे क्या केस है, क्या मामला है, क्या किस लेवल पर चौधरी निजामुद्दीन साहब पहुंच गए हैं कि इस केस की एक ही दिन में 12 घंटे लंबी समाअत हुई, 4 वक्फे लिए गए। टोटल 4 गवाह हैं। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद पहली दफा हुआ होगा कि तमाम गवाहों के बयानात एक ही दिन में, 4 के 4 गवाहों के बयानात एक ही दिन में कलमबंद हुए। बल्कि उनमें से 2 गवाह ओन चौधरी और खावर मानिका का तो जो क्रॉस एग्जामिनेशन था, जो जिरा थी, वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के वकीलों से वो भी आज ही मुकम्मल करवा ली गई। बहरहाल दौरान समाअत खावर मानिका ने गलाजत और गंदगी की तमाम हदें, मैं ये कहूंगा कि अबूर कर दी। वो ड्रामे किए, वो झूठ बोले कि अल अमान अल हफीज। मतलब ये कि खावर मानिका ने वो बातें की जिनका ना सर था ना कोई पैर था। एक मौके पर इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप इस तरह के तमाम बातों के ऊपर आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तो आप कुरान पर हल्फ दें, और हम दोनों भी कुरान पर हल्फ देते हैं। आपको अगर ये सब कुछ याद था तो 6 साल तक आप क्यों खामोश रहे? इस बार इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों रोस्टम पर आ गए कि हम हल्फ देने को तैयार हैं कुरान के ऊपर। अब जज साहब ने देखा कि ये तो काम खराब हो जाएगा, क्योंकि खावर मानिका तो पूरे का पूरा झूठ बुन के उसको पूरा किसी ने स्क्रिप्ट दिया हुआ है और वो स्क्रिप्ट के मुताबिक आया हुआ है। अब कुरान पर हल्फ की बारी आएगी तो फिर झूठा स्क्रिप्ट तो नहीं पढ़ा जाएगा ना। तो जब इमरान खान साहब ने ये बात कही ना कि अब मैं कुरान पर हल्फ देने को तैयार हूं, और बुशरा बीबी भी आकर रोस्टम पर खड़ी हो गई और उन्होंने जज साहब को कहा कि कुरान करीम के अंदर मुनाफिकीन के बारे में खास लिखा हुआ है, और जो मुनाफिकीन और झूठे होते हैं वो फिर इसी तरीके से उनके ऊपर अल्लाह की लानतें जो है वो बरसती हैं। मैं बिल्कुल अपना हल्फ देने के लिए तैयार हूं, मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, और ये भी हल्फ देकर ये तमाम चीजें कहें। तो जब जज साहब ने ये देखा कि बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों कुरान पर हल्फ देने के लिए बजिद हैं, तो जज साहब को अब समझ ना आए कि वो खावर मानिका को कैसे बचाएं, क्योंकि अगर कुरान पर हल्फ की बात आ गई तो फिर खावर मानिका शायद या तो झूठा कुरान उठाएंगे या फिर शायद वो मुकर जाएंगे जो बयान वो दे रहे थे। तो फिर जज साहब ने बीच में मारी एंट्री। उन्होंने कहा कि जी अगर आपने कुरान पर हल्फ ले लिया तो फिर जिरा नहीं हो सकेगी इनके ऊपर। अब आप समझ सकते हैं कि जिरा जो है वो कल को जब ये केस ऊपर वाली अदालतों में जाना है और इस केस ने उड़ना है, तो वो जिरा के अंदर ही वो पॉइंट्स तमाम के तमाम निकलने हैं जिनसे इस सारे झूठे केस का पर्दाफाश होना है। तो इमरान खान साहब के वकला ने कहा कि नहीं, जिरा तो हम करेंगे, वो हमारा कानूनी हक है। तो जज साहब ने फिर जिरा का बहाना लगा के खावर मानिका को बचाकर वहां से निकाला जो कुरान पर हल्फ की बात थी। बहरहाल ये तो बात थी जो जब चैलेंज दिया खावर मानिका को तो क्या हुआ। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि खावर मानिका ने आज गलाजत की, बेशर्मी की,
तमाम हदें क्रॉस कर दी। खबर मानिका ने पैसे को तरजीह दी, अपने बच्चों की, मां की इज्जत के ऊपर हमले किए, ऐसे ऐसे झूठ बोले जिनका कोई लेना देना नहीं था। पहले कहते थे कि इमरान खान और बुशरा बीबी पहली दफा 2016 में मिले, अब कहते हैं कि इनका 2014 से ताल्लुक था, नाजायज ताल्लुक था, ये बकवास करते रहे। फिर ये बकवास शुरू कर दी कि मेरी छोटी बेटी है 10 या 11 साल की, उसको बुशरा बीबी ने छोड़ दिया है, वो ज़हनी मरीज हो गई है, वो रोती रहती है। फिर कहा मेरा एक बेटा है, वो इस टाइम रिहैब में है, उसका इलाज हो रहा है, उसको भी इन्होंने छोड़ दिया है। मेरे बच्चों की जिंदगी तबाह हो गई, मेरा हंसता बसता घर जो है वो तबाह कर दिया, और मेरे साथ बड़ा जुल्म किया। जिस पर बुशरा बीबी ने कहा कि ये तुम्हें 6 साल के बाद ख्याल आया, तुम तो बयान देते थे कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है और इस सब में कुछ गलत नहीं हुआ, आज तुम इससे अपोजिट बातें क्यों कर रहे हो। जिस पर खबर मानिका ने एक और पैंतरा बदला और कहा कि मैं तो इसलिए खामोश था कि मुझे बच्चों ने खामोश करवाया हुआ था, बच्चे मुझे कहते थे कि आप खामोश रहें। एक तरफ खबर मानिका कह रहे हैं कि बुशरा बीबी ने बच्चों से बहुत बुरा सलूक किया, बच्चे उनसे मुतरफर है, घर तोड़ दिया, और दूसरे सांस में कह रहे हैं कि बच्चों ने उन्हें खबर मानिका को बच्चों ने रोका कि वो बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बयान ना दें। बहरहाल जो हालात थे आज अदालत के अंदर, उसमें यह वाज़ेह नजर आया कि खबर मानिका के ऊपर शदीद दबाव है। बहरहाल उन्हें दबाव लेना चाहिए था, इस हद तक नहीं गिरना चाहिए था जिस हद तक वो गिर गए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट व्हाट ही इज डूइंग एंड व्हाट ही इज सेइंग। लेकिन बहरहाल वो शदीद इस्तराब और दबाव में नजर आए, और जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही थी, जिरा हो रही थी, तो उस्मान गिल जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकील हैं, उनके साथ खबर मानिका ने फिर जब कोई जवाब उनके पास नहीं बन पड़ा तो उन्होंने वकील से लड़ाई शुरू कर दी, जिसके अंदर जज ने फिर इंटरवीन किया और बीच बचाव करवाया, क्योंकि खबर मानिका ऑलमोस्ट झपटने को तैयार थे वकील के ऊपर, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब वकील ने उन्हें फंसा लिया, कॉर्नर कर लिया अपने सवालों के अंदर कि आप पहले ये कहते थे, अब ये कहते हैं, जब कोई जवाब नहीं था तो फिर खबर मानिका ने इसी चीज में अपनी बेहतरी समझी कि अब मैं अटैक कर दूं, अब मैं लड़ाई करूं। इसके बाद आज बुशरा बीबी ने पहली दफा रिपोर्टर्स के साथ भी बात की, और बात उन्होंने की बनी गाला को सब जेल करार देने पर, क्योंकि वो हैरान थी कि उन्हें सब जेल क्यों भेजा गया। और उन्होंने बड़ा वाजे किया कि उन्हें आज पता चला है कि मरियम बीबी ने भी तकरीरें की और पूरे मीडिया में बताया जा रहा है कि कोई डील हो रही है और उसके तहत उन्हें सब जेल भेजा है। तो उन्होंने बड़ा वाजे किया रिपोर्टर्स को कि मैं खुद गिरफ्तारी देने आई थी और इनको फिर पता नहीं था कि करना क्या है, गिरफ्तारी लेनी है या क्या करना है, और ये परेशान थे। और फिर मुझसे झूठ बोला गया, मुझे पहले कहा गया नैब भेजना है, बाद में कहा गया गेस्ट हाउस भेजना है, और बाद में मुझे बनी गाला भेजकर उसको सब जेल करार दे दिया गया। फ्रॉड किया गया, झूठ बोला गया, ना मेरे साथ कोई डील की गई, ना मैं किसी डील का हिस्सा हूं, बल्कि मुझे पैगाम जरूर भेजा गया था कि आप खान साहब को मनाएं डील करने के लिए, और मैंने साफ चिट्टा जवाब दे दिया था कि मेरे साथ बात नहीं करें, अगर आपने कोई डील करनी है तो जाकर इमरान खान से डायरेक्टली जेल में बात करें, आपको पता है वो कहां पे है। बहरहाल बुशरा बीबी ने यह भी कहा कि अगर ये आप कहते हैं कि किसी डील का नतीजा है तो मैं सहाफियों के सामने कहती हूं फौरन इस डील को तोड़े, हम हकीकी आजादी के लिए बिल्कुल खड़े हैं, और आप मुझे अडयाला जेल में रखें क्योंकि यहां खान साहब है, मैं इसी जेल में रहना चाहूंगी। इसी बात पर इमरान खान साहब ने कहा कि ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम ऐसी कोई डील करें, जब यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, सनम जावेद, तैयबा राजा, दूसरी तमाम खवातीन, आयशा भुट्टा जेलों के अंदर है हमारी वर्कर्स, तो फिर बुशरा बीबी और मुझे भी जेल में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम कभी इस तरह की कोई डील नहीं करेंगे कि हमारी वर्कर्स जो है वो जेलों में रहें और हम घरों में रहें। ये तमाम का तमाम काम जो ये मेरे इल्म में नहीं था, बल्कि इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तो यही बताया गया था कि बुशरा बीबी पिछली रात जेल में थी, क्योंकि मैंने एक कंबल उनको भेजा था अपनी तरफ से, क्योंकि पहले जब आप आते हैं तो ये कोई कंबल या कोई चीज नहीं देते, तो मुझे था कि शायद उनके पास कंबल नहीं होगा, सर्दी बहुत है, तो मैंने जो मेरा कंबल था वो उनको उनके लिए भेजा था, जो भी वहां पर सिक्योरिटी में था उसको दिया था कि ये जाकर बुशरा बीबी को दे आए, और उसने भी नहीं बताया कि बुशरा बीबी यहां नहीं है, वो भी कंबल लेकर चला गया। तो इमरान खान साहब ने भी ये वाजे किया कि ना ही कोई डील है, ना ही उनके इल्म में है, और अगर दोनों ने ये कहा कि अगर ये कोई डील है तो इसको फौरन तोड़ दें, कैंसिल कर दें, क्योंकि हमारे इल्म में ऐसी कोई डील नहीं है और हम दोनों जेल में रहने को तैयार हैं जहां पर हमारे वर्कर्स हैं। तो ये तमाम जो एक नैरेटिव मरियम बाजी की तरफ से बुना गया, उसकी असलियत आपके सामने आज आ गई। एक तरफ तो आपने देखा कि किस तरीके से खबर मानिका जो है वो तमाम अखलाकियात की हदें क्रॉस करते रहे, गंदगी पर उतरते रहे, और उसके बाद आखिर पर निकलते हुए बुशरा बीबी से माफिया मांगते रहे कि मेरे से ज्यादती हो गई है, मुझे माफी दे दें। एक तरफ आपने ये मामला देखा और दूसरी तरफ आपने ये देखा कि एक नैरेटिव बनाया गया कि उनकी डील हो गई, इसलिए उन्हें सब जेल में रखा गया है। अच्छा जी, अगला टॉपिक है हमारी बाजी सरकारी हाजन आसमा शराजी साहबा, झूठ बोलते रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। पहली दफा नहीं पकड़ी गई, हमेशा ही ऐसा करती हैं, आज कौन सा उन्होंने पहली दफा किया है, ये उनका फेवरेट काम है और वो हमेशा ये काम करती हैं। आज वो झूठ बोलते हुए इस तरह पकड़ी गई कि गौहर खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायम मकाम चेयरमैन है, उनका इंटरव्यू ले रही थी, उसमें उनसे सवाल पूछा कि क्या नवाज शरीफ साहब के साथ भी इसी तरह ज्यादती हुई थी जैसे इमरान खान साहब के साथ हुई थी। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। पहले मियां नवाज शरीफ को सजा हुई, उनको नायल किया गया, उनको ताहयात नायल किया गया, उनके ऊपर इसी तरह के मुकदमे बनाए गए, एक ऊपर जज बिठा दिया गया, मॉनिटरिंग जज, जो कि हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आपकी पार्टी के हामिद खान साहब हैं, वो कहते हैं कि वो भी गलत हुआ था, क्या आप नहीं समझते कि वो भी ज्यादती हुई? देखिए, नवाज शरीफ के साथ अगर ज्यादती हुई हो तो वो भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उसको इस तरह से जवाब दे रहा हूँ। नवाज शरीफ ने कभी शिकवा नहीं किया किसी अदालत में कि मुझे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोर्ट में नहीं मिला। उसका कोई गवाह पे क्रॉस एग्जामिनेशन
ایگزامینیشن کا رائٹ ختم نہیں کیا گیا تھا. اس کو 342 کی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وقت نہیں دیا گیا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ان کو تو کہ مجھے سپریم کورٹ سے سزا ہوئی ہے جس کے اوپر کوئی اپیل کا حق بھی شاید نہیں. جو ہے تو وہ سپریم کورٹ نے ان کو 6 ہفتے کا ٹائم دیا تھا کہ آپ جا کے وہاں ثبوت دے دیں, فقط اپنا ثبوت دے دیں کہ آپ کی جو پراپرٹی اتنے اربوں کی آئی ہے, آپ کے پاس کون سے ثبوت ہے وہ ثبوت دے دیں. وہ ثبوت دینے میں ناکام ہوئے. لیکن ٹرائل کو پروسیڈنگز جو ہے یہی جج صاحب تھے جس نے یہ کیس کا فیصلہ کر لیا تھا. بٹ نواز شریف کو تھارولی ٹائم مل گیا تھا. اس نے کراس ایگزامینیشن بھی کمپلیٹ کیا تھا, 342 کی اسٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کروائی تھی, اور وہ گواہ پیش نہیں کر سکا ورنہ کورٹ نے اس کو ٹائم بھی دیا ہوا تھا. ان کے کلوزنگ آرگومنٹس بھی ہوئے, پھر ججمنٹ ریزرو بھی ہوئی, اور ججمنٹ آنے کے بعد وہ جیل چلے گئے. لیکن ہمارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہوا. آپ کے ساتھ یہ کہ سیشن کورٹ سے ہوا, آپ کے پاس ابھی ہائی کورٹ ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ ہے, آپ کے پاس بہت سارے پروسیس ہے, وہاں پہ یہ حق جو تھا وہ وہاں پہ اویلیبل نہیں نہیں, جب تھا. سپریم کورٹ کے سامنے جو کیس تھا, سپریم کورٹ کے سامنے آل ٹوگیدر ڈفرنٹ کیس تھا. وہ یہ تھا کہ کیا اس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں, اور وہ ڈسکوالیفائڈ ہوئے تھے کہ نہیں. تو سپریم کورٹ کا کیس تو فقط ٹو دا ایکسٹینٹ آف ڈسکوالیفیکیشن تھا. ریفرنس نیب نے آن اٹس اون فائل کیا تھا. کورٹ نے یہ کہہ دیا تھا کہ جو ڈیلے ہو جاتا ہے تو مانیٹرنگ جج کو اپوائنٹ کر دیا تھا. اس وقت کے اصول اور پرنسپل کے مطابق سارے کیسز میں مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہوا تھا, بیکاز دس واز ناٹ سم تھنگ نیو فار نواز شریف. اس سے پہلے بھی اختیار محمد چودھری صاحب بھی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ کر چکے تھے, اور نیب کے سارے کیسز جو ختم ہو گئے تھے تھرو NRO اس میں بھی مانیٹرنگ جج اپوائنٹ ہو چکے تھے. تو سپریم کورٹ کا طریقہ کار. آپ نے سنا کہ گوہر خان صاحب نے واضح طور پر کہا کہ نواز شریف کے ساتھ ایسی زیادتی نہیں ہوئی تھی جیسے عمران خان کے ساتھ ہوئی. اسے تو پورا مقدمہ لڑنے کی اجازت دی گئی. بڑے بہترین طریقے سے گوہر خان صاحب نے پورا جواب سامنے رکھا, لیکن باجی نے اس میں سے وہ کلپ اٹھایا اور اس کو پھر وائرل کروایا اور ٹویٹ کروایا کہ گوہر خان نے کہا کہ ہاں نواز شریف کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی تھی, ہم ٹی وی نے اس خبر کو اس طریقے سے بنایا. اب پتہ نہیں وہ جھوٹ آسما شرازی صاحبہ کے کہنے پہ ہم ٹی وی نے بولا یا وہ مریم باجی کے کہنے پر وہ غلط خبر ہم ٹی وی کی طرف سے دی گئی, لیکن بہرحال ہم ٹی وی نے وہ غلط خبر دی منسوب کر کے ادھوری خبر کے گوہر خان کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی. بھرپور طریقے سے, بڑے کلیئر اور واضح طریقے سے گوہر خان صاحب نے پوری تفصیل رکھی تھی. اچھا جی, اگلا جو ہمارا لفافہ دوست پکڑا گیا وہ ہیں فہد حسین صاحب. انہوں نے ذرا اپنی تھوڑی سی یہ بےزتی جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ کروائی ہے. فہد حسین صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا کہ عمران خان کے جو فالوور ہیں وہ ان کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن ان کے بلنڈرز نہیں دیکھتے کہ جو انہوں نے بلنڈرز کیے ہیں, اور عمران خان کے جو بلنڈرز ہیں ان پر وہ یقین نہیں رکھتے یا ان کو دیکھنا نہیں چاہتے. انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر ایک صحافی بن کر ایک رائے دینے کی کوشش کی اور ایک انڈیپینڈنٹ صحافی کے طور پر اپنا تجزیہ چھاپنے کی یہ کوشش کی. اس کے نیچے میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب کوئی بڑا سارا جھوٹ لکھتا ہے تو ٹویٹر نے ایک فیسلٹی دی ہوئی ہے کہ عالمی سطح پر اس کی چترول کی جا سکتی ہے اور اس کے بڑے سارے جھوٹ کو جو ہے وہ بے نقاب کیا جا سکتا ہے. وہی ہوا, نیچے کمیونٹی نوٹ آیا, لوگوں نے بتایا کہ یہ فہد حسین صاحب تو شہباز شریف کے لفافے تھے. مطلب جو رجیم چینج کا پورا آپریشن تھا جس میں عمران خان کی حکومت گرائی گئی, یہ اس کا حصہ تھے, یہ اس کے اندر وزیر مشیر بنے, اور یہ تمام نیریٹو جو جھوٹ کا بلڈ کرتے تھے عمران خان کے خلاف, یہ لفافے بھائی جو تھے یہ اس کا حصہ تھے. مطلب عالمی سطح کے اوپر آج ہماری سرکاری ہاجن بازی اور اس کے بعد فہد حسین صاحب جو ہیں وہ عالمی سطح پر پکڑے گئے ہیں. اچھا جی, اگلی خبر چلتے ہیں آج سیالکوٹ کے علاقے میں, جہاں پر باجی فردوس عاشق افغان کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے. ان کو اب سمجھ نہیں آتی, لوگوں سے لڑیں, خود سے لڑیں, اپنے آپ سے بھی آوازار ہیں, لوگوں سے بھی آوازار ہیں. جو انہوں نے کرتوتیں کی ہیں اس پر لوگ اب ان سے سوال پوچھتے ہیں. لوگ اب ان کو پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ اتنی بڑی سیاسی حماقت کیسے کی, کیوں کی, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب جواب ان کے پاس ہے نہیں تو گلے پڑتے ہیں. دیکھیے باجی کے ساتھ کیا ہوا. ایک بندے نہیں جیسا کون کی کیا ہے تو آپ نے خود ہی دیکھ لیا کہ ہماری باجی فردوس عاشق افغان کے ساتھ کیا ہوا. اس کے اوپر میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا, بس ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں. اور باجی نے تو ہار بھی اتار دیا, پھینک دیا اور وہاں سے غصے سے چلی گئی. میرا مشورہ یہی ہے کہ جو کام آپ نے کیا اب آپ کو یہ چیزیں برداشت کرنی پڑنی ہے. لوگوں نے آپ سے سوال کرنے, عادت ڈال دیجیے اپنے آپ کو ایسے سوالوں کے جواب دینے کی. اچھا جی, اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک بہترین آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کے اندر عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور پاکستان کی جو فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ کس طریقے سے پرانے طریقے استعمال کر رہی ہے. ارشد شریف آپ کو یاد ہو رہا ہوگا, وہ اولڈ پلے بک بار بار کہتا تھا, وہی تقریباً چیز جو ہے وہ نے لکھی ہے. اور انہوں نے بتایا کہ پرانے ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے ہیں سبھی کے سبھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو الیکشن سے باہر رکھنے کے لیے. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے آنے والے الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے, کیا تیاری کرنی ہے جس کی وجہ سے آپ کا ووٹ مس نہ ہو جائے. کیوں ضروری ہے آپ کے لیے ووٹ ڈالنا؟ آج بھی عمران خان صاحب کی جب رپورٹرز کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے ان کو بتایا کہ وہ اور نظام الدین اس ٹائم ہیٹرک پہ ہیں. مطلب کہ پہلے انہیں سائفر میں سزا دی گئی, پھر انہیں توشہ خانہ میں سزا دی گئی, اور اب 1-2 دن کے اندر انہیں عدت میں نکاح کے کیس پر سزا دی جائے گی. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے عمران خان کو سزائیں دی
की गई, हमारी खवातीन के साथ जो किया गया, जो आइन के साथ किया गया, जिस तरीके से पूरे मुल्क को रौंद डाला गया, उस सब का बदला तो वोट डाल के लिया जा सकता है। अब वोट डालने के लिए आपको कोई ना कोई तैयारी करनी पड़ेगी। वो तैयारी क्या करनी पड़ेगी वो मैं आपको बताता हूं। 2 मरहले हैं उस तैयारी के। पहला मरहला तो ये कि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका वोट का सिलसिला नंबर क्या है, वार्ड नंबर क्या है, कहां पर आपका वोट है, आपका पोलिंग स्टेशन क्या है। ये मालूम करने के लिए आपने 8300 के ऊपर आपने एक मैसेज करना है, और वो मैसेज करना है अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। अच्छा, शनाख्ती कार्ड नंबर के अंदर कोई डैश नहीं डालनी, वो जो डैश होती है ना वो खत्म कर देनी है, पूरा नंबर डैश के बगैर डालना है। वो जब आप 8300 के ऊपर भेजेंगे तो वापस आपको पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी, आपके तमाम, आपका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, सिलसिला नंबर क्या है, सारी चीजें आ जाएंगी। अब आपने उससे बनानी है पर्ची। हम आपको